अब अजीत दोभाल जी बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बनाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को मालूम है कि ऑल आउट वॉर कभी भी हो सकता है, या तो भारत का पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का ईरान के साथ। की सरजमीन पर जहां उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिसीव किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब की तरफ से या सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिकली सिफारतकारी की जुबान के अंदर भारत को क्या पैगाम दिया और किन्हें अजीत डोभाल को यानी कि भारत के अंदर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई ताकतवर भारत के अंदर है तो वो अजीत डोभाल ही का नाम लिया जाता है। तो उन्हें रिसीव करने कौन आ रहा है? एक एयरपोर्ट का सिक्योरिटी डायरेक्टर उन्हें रिसीव करने के लिए आ रहा है। कि हम एंटी पाकिस्तान एजेंडा के साथ गए। चलिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अगर हमने कहीं पर भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, टिप्पणी भी करी है कि वो जो आपकी एक वहां पर आपने कुछ दो चार खिलौने वलौने जो लगा रखे हैं, ये बोलकर भारत के ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात थे अभी तक उनके साथ, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के साथ जाकर कहा इजराइल में कि वी स्टैंड विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन, तो वो जो उन्होंने एक तरफ साइड ले ली है, तो वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया। अब इंडिया इज़ लाइक अमेरिका और इजराइल के कैंप में है। अजीत दोभाल जी सऊदी अरेबिया में कर क्या रहे हैं? वो भी कब? जब कश्मीर के अंदर जो आसमान है वहां पर नोटम इशू कर दिया गया है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उनकी गश्त तेज कर दी गई है। आप समझ सकते हैं मतलब क्या है कि ग्राउंड के ट्रूप्स वहां पर रेड अलर्ट पे हैं, हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और एक डेफनिंग साइलेंस है जो पूरी वैली के अंदर आपको सुनाई देती है। लेकिन आप ज्योग्राफी से फूल अप मत होइए, क्योंकि जो रियल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो हिमालयस में नहीं हो रहा। वो मेटिकुलसली मास्टरमाइंड की तरह वो प्लान हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कहां पर? रेगिस्तान के एरिया में, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट और कतर में। दोस्तों, अब आता हूं एक एक करके कि हो क्या रहा है। हमारे एनएसए अजीत दोभाल हनुमान है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है उनको भेज दिया जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, अनअनाउंस्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो वहां पर अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कुछ काम करने गए हैं तो पैरेलली हमने जयशंकर जी को भी यूएई में काम करते हुए देखा। उधर से हरदीप पुरी जी वो भी लॉक कर रहे हैं अपनी नेगोशिएशंस को कतर के अंदर। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप है वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो वहां पर हम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये कोई रूटीन का डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये वॉर रूम इन मोशन है। जनरली आपने देखा जो वॉर रूम होता है, ये सारे वॉर रूम के लोग हैं, वो अपने कंट्री में वॉर रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारे दिन दहाड़े में वो जाकर इन मोशन है, काम कर रहे हैं। और सेम प्लेबुक मैंने पहले भी होते हुए देखी है। कब? थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने आप को कि जब 370 हमने खत्म करना था और जम्मू कश्मीर को फॉर्मली हमने भारत का पार्ट बना लिया, उस वक्त क्या हुआ था? ऐसी ही कोवर्ट मीटिंग्स आपने तब भी सुनाई दी थी। रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर साइलेंस था इस ऑपरेशन को करने से पहले। लेकिन जो हमारे एनएसए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो सिंक्रोनाइज कर रही थी अपनी मीटिंग्स को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर। और हमने उसके बाद पूरा के पूरे मैप को जेएनके के उसको हमने चेंज कर दिया। उन्होंने सऊदी अरब के विदेश डेफिनेटली प्रिंस फैसल बिन फरहान इज ऑन द कार्ड्स। वो अभी होगा या बाद में होगा, इसका भी इंडिकेशन आपको मैं दे देता हूं। जो जनरल्स हैं इस्लामाबाद में, उनको मालूम है कि कुछ होने वाला है। उन्होंने भी, जैसे अगर हमने यहां बैठकर डॉट्स को जोड़ा है, वो भी वहां पे डॉट्स को जोड़कर बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि मिडिल ईस्ट पूरा बारूद का एक ढेर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो प्रैक्टिकली चोकअप हो गया है। पाकिस्तान ने डबल प्ले करने की कोशिश करी, पकड़े गए। इसलिए अब अजीत दोभाल जी बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बनाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को मालूम है कि ऑल आउट वॉर कभी भी हो सकता है, या तो भारत का पाकिस्तान के साथ या अमेरिका का ईरान के साथ। और पाकिस्तान को लगा यार ये तो मौका है, अगर अमेरिका का ईरान के साथ ऑल आउट वॉर आता है, ये तो अल्टीमेट जैकपॉट है। जैकपॉट इसलिए है क्योंकि पहले भी ये अफगानिस्तान के नाम पर पैसे बनाते रहे दोस्तों। इसलिए आसिम मुनीर वो भाग के गया पीस मेकर की एक तगवा लेके। अब तो वो आजकल नोबेल प्राइज मांग रहा है अपने लिए कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। वो वहां गए, झुके वहां पर ईरान के सामने, और वहां से छुंछना लेके वापस आए हैं, कुछ भी मिला नहीं। की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब की तरफ से या सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिकली सिफारतकारी की जुबान के अंदर भारत को क्या पैगाम दिया और किन्हें अजीत डोभाल को यानी कि भारत के अंदर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई ताकतवर भारत के अंदर है तो वो अजीत डोभाल ही का नाम लिया जाता है। तो उन्हें रिसीव करने कौन आ रहा है? एक एयरपोर्ट का सिक्योरिटी डायरेक्टर उन्हें रिसीव करने के लिए आ रहा है। तो ये अब इसके अंदर ये देखिए कि भारत के जो ये अजीत डोभाल हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने
पहला जो विजिट किया वो बैक टू बैक विजिट क्यों हो रहे हैं सऊदी अरब से? भारत क्या चाहता है? भारत जो है वो उस वक्त इसके लिए दर्देसर बना हुआ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब से भारत मुसलसल ये बात चाह रहा है कि पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब गैर जानिबदार रहे, न्यूट्रल रहे, क्योंकि रशिया से जब भारत ऑयल ले रहा था, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया, टैरिफ भी आयद किए गए, फिर रशिया से ऑयल लेना कम किए, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक कमी कर दी गई है या फिर खत्म कर दी गई है। उसके बाद भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है, यानी ऑयल मार्केट में जो क्लाइंट है सऊदी अरब का, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है, क्योंकि बड़ी मिकदार के अंदर 11 से 12 लाख योमिया बताया जाता है कि बैरल तेल जो है वो सऊदी अरब से इंडिया में आते हैं। और फिर इसके अलावा अगर सऊदी अरब भारत की मैन पावर की बात की जाए, लेबर की बात की जाए जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रही है, तो उनकी तादाद भी 25 से 27 लाख के करीब बताई जाती है, जो कि भारत के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, जो सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं, जो दीगर सर्विसेज के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं। भारत अब ये चाहता है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी हो जाती है तो इस डिफेंस पैक्ट को भी मलूज़े खातिर रखते हुए ऐसा ना हो कि सऊदी अरब वाज़े और खुले अंदाज में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करे, चाहे वो सिफारती सतह ही के ऊपर क्यों ना हो, ये काम ना करे सऊदी अरब, बल्कि गैर जानिबदार रहे, बल्कि खामोश हो जाए या एक बैलेंस किरदार अदा करे। बैलेंस किरदार क्या होता है? बैलेंस किरदार यही होता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम जहारियत की मजम्मत करते हैं, यानी बगैर किसी का जो नाम है वो लिए आप कह देते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, उससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जब कशीदगी, जहां उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान खाजा पाकिस्तान के अंदर आए थे, फैसल बिन फरहान, उनकी तरफ से क्या कहा गया था पाकिस्तानी हुकाम को? जो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ जो साफ़ी हैं एजाज सईद साहब, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बाद में डॉक्यूमेंट्री फैक्ट भी बन गया और इसे सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम भी किया गया। उसमें सऊदी अरब के हुकाम की तरफ से कहा गया कि आप भारत से पंगा ना लें, भारत बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो तबाही का शिकार हो जाए। ये सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था और पाकिस्तान के फौजी हुकाम बिलखसूस सईद आसिम मुनी की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, ना ही पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का और अपनी हिफाजत का उसको महफूज करने के लिए उसके पास पूरी क़ुव्वत मौजूद है। और फिर हमने दुनिया ने देखा कि कैसा 4 से 5 रोज़ा जंग के अंदर पूरा नक्शा ही बदल गया और इस हद तक बदला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया और सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को जो जिस नहज के ऊपर चला गया वो भी आपके सामने है। और उसके बाद अब दोबारा से भारत ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के मामले के ऊपर गैर जानिबदार रहे और वो चाहता है कि हमारा जो ताल्लुक है सऊदी अरब के साथ वो तिजारत ही की बुनियाद के ऊपर रहे, क़ुर्बतें बढ़ें। अलबत्ता ये भी हो कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर, नेवी के डिपार्टमेंट के अंदर भारत और सऊदी अरब ज्यादा क़ुर्बतें बढ़ाएं, ना कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने क़ुर्बतें बढ़ाएं। छोड़े उसको, पाकिस्तान को छोड़े। मैं इस वक्त ये अच्छी बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोड़े उस बात को। अगर दुनिया के साथ इंडिया कारोबार करे तो उसमें ऑब्जेक्शन है और कोई एक कंट्री अगर टेररिज्म का कारोबार करे तो उसको छोड़ दे। डोवल साहब जो आपका कंसर्न है, मुझे आप एक बात दिल पर हाथ रखकर सच बताइएगा, जब आप सऊदी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या, तब हमने तो कहीं नहीं बोला कि ये गलत है, क्योंकि हम किसी दो कंट्रीज के बीच का कोई भी एग्रीमेंट जब होता है तो वीसे के उनका बायलैटरल मामला है, हमने तो कभी नहीं बोला। मैंने तो सवाल किया कि डोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा चले गए हैं, परेशानी क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। आप कभी प्रॉब्लम ये है, कभी कहीं चले जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं कमर चीमा साहब, मैं आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। हम किसी कंट्री के पास ना जाते हैं ना आते हैं कि तकलीफ है, तकलीफ में बाकी कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने वाला दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, वो जाता है वहां पर। और जहां तक सऊदी की बात है, आप एक बात बताओ, मैं, मेरा सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई भी अगर सऊदी जाता है, कहीं पर आपको ये अगर सुनाई पड़ा हो कि हम एंटी पाकिस्तान एजेंडा के साथ गए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अगर हमने कहीं पर भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, टिप्पणी भी करी है कि वो जो आपकी एक वहां पर आपने कुछ 2-4 खिलौने वलौने जो लगा रखे हैं ये बोलकर कि चलिए वहां की आप सेफ्टी और सिक्योरिटी देखेंगे, हमने तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दीज आर बायलैटरल मामला। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी 50 जगह हैं जहां हो सकता है कि मेरे रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हों और उसके साथ अगर पाकिस्तान अपने रिलेशन करता है तो वेल इट इज अ बायलैटरल विन-विन सिचुएशन। ट्रेड के लिए विन हो सकती है, ऑयल के लिए विन हो सकती है, रेपुटेशन के लिए विन हो सकती है। आप समझते हैं परेशानी नहीं है। जहां उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान महीने में दूसरी दफा पहुंच गए हैं सऊदी अरब, तो परेशान है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ कल साहब एक बात बताइएगा, मैंने आज पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, बायलैटरल ट्रीटी की वायलेशन की, पानी रोकता है, जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोकेगा, तो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे जब चाइना आपका पानी रोकेगा?
नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप भी नहीं फिर आप क्योंकि भी चाइना चाइना मैं आता हूं, आप देखो ये मत करा करो, ये फिर गलत हो जाता नॉन है। रिपेरियन की आपके बात सवाल आपके सवाल के बीच में मैं कुछ बोला ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने कहा कि चाइना रोकेगा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं रोकेगा। कभी चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि वो रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना और मेरे बीच में आईडब्ल्यूटी टाइप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं जिसका वो वायलेशन करेगा। ये तो आपके और मेरे बीच का आईडब्ल्यूटी का मतलब मामला चल रहा है। वायलेशन की है नहीं, किसने वायलेशन करी है? आपने, इसका मतलब आपने कहा कि मेरे और ओके चाइना के बीच चलिए, में आप IWT अरे जनाब, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ जो कमर सीमा को ग्रांट करता है। मेरी बात ले, सुनिए। ये भी ले ले। आपने क्या मैं कहा? आपके वायलेशन को मैं आपके वायलेशन को भी आपके सामने इवैल्यूएट कर देता हूँ, आप जज बन जाइए। साहब जनाब देखिए, आप ना इधर की उधर मारते रहते हो। आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब मैं देता हूं कि चाइना पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके और मेरे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत वो उसका वायलेशन आपके लिए करेगा। मेरी बात अगर उसके साथ मेरा जो ट्रेड है वो हम दोनों के बीच का एक वो सीमेंटेड रिलेशन है। सऊदी अरेबिया से जो तेल आ रहा है इंडिया को, दैट कंटिन्यूज टू कम बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है, डिमांड ज़्यादा है। आई गेस वो नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया जो उनके मतलब इतने उनके क्लाइंट्स हैं, इतना तेल है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पूरा का पूरा। ऐसा ना हो कि वो कोई दूसरे कंट्रीज को प्रायोरिटाइज करके जापान को या साउथ कोरिया को इंडिया के ऊपर से भेज दें। सो तो दैट इज़ वन न्यू डेवलपमेंट, इसलिए अजीत डोवल वहाँ गए हैं टू एसरटेन। फिर वहाँ पे बहुत सारे भारतवासी रहते हैं, जॉब्स करते हैं, वहाँ से इंडिया को बहुत सारे करोड़ों की रेमिटेंसेस इंडिया को आते हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो ऑल्सो टू उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत, क्योंकि ओकेजनली ईरान के हमले सऊदी अरेबिया पर भी हो रहे हैं। एंड थर्ड और जो इम्पोर्टेंट इशू थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है कि उसको खुला रखने की अहमियत, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो वहाँ पर जाकर बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द डिस्कशंस जो वो वहाँ पे कर रहे थे। बट इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि सवाल ये उठता है कि क्या असल वजह वहाँ जाने की इज़ कि वो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस खत्ते में, इन द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद सऊदी अरेबिया, और फिर पाकिस्तान का अब जहां उन्होंने कतर के सऊदी साथ अरब के विदेश मंत्री प्रिंस डिफेंस फैजल बिन फरहान एग्रीमेंट जिसके बेसिस पे पाकिस्तानी फौजें कतर में भी तैनात होगी और कतर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। मेरे ख्याल से $2 बिलियन कुछ देने के लिए वो अभी तैयार हुआ है। सो देयर इज़ दिस डेवलपमेंट और ये डिस्कशन कि क्या मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या अजीत डोवल वहाँ इसलिए गए कि ही वांटेड टू मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन मुल्कों में, हालांकि भारत के ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात थे अभी तक उनके साथ, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के साथ जाकर कहा इजराइल में कि वी स्टैंड विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन, तो वो जो उन्होंने एक तरफ साइड ले ली है, तो वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया। अब इंडिया इज़ लाइक अमेरिका और इजराइल के कैंप में है। दैट इज़ हाउ दूसरे लोग देखते हैं, क्योंकि इंडिया ने ना तो इजरायली और अमेरिकन अटैक्स ईरान पर जो इलीगल हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, यूएन के जो आर्टिकल्स हैं, यूएन चार्टर के मुताबिक, जो इंडिया अपहोल्ड करने के लिए उसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो इंडिया ने उसका कंडेमनेशन बिल्कुल नहीं किया अमेरिका का। अमेरिका ने एक जहाज़ को डुबा दिया जो इंडिया से निकला था ईरान का, उसको कंडेम नहीं किया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक स्कूल में जिसमें 180 बच्चे थे, औरतें, बच्चे, स्कूल की बच्चियां, उनको मार डाला, और उस पर भी इंडिया ने कुछ नहीं किया। लेकिन इंडिया ने ईरान के अटैक्स को ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया। तो इट इज़ बिकमिंग वेरी अपैरेंट कि इंडिया एक तरफा हो चुका है इन द गल्फ। अभी हाल ही की बात, आपने अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल जी सीधे रियाद पहुंचे और वहां सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान के साथ एकदम हाई लेवल बैठक की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो बात यह है कि आज के समय में जब दुनिया भर में हालात तनावपूर्ण और वायु सप्लाई, ये शिपिंग लाइंस पर खतरा मंडरा रहा है, तो ये मुलाकात भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। देखिए, इस मीटिंग के पीछे सबसे बड़ा मकसद हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ज्यादातर क्रूड ऑयल की जरूरतों के लिए सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर निर्भर करता है। अगर वहां समुद्री रास्तों में कोई भी ऊंच नीच होती है तो सीधा असर यहाँ अपने फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमी पर पड़ता है। इसके अलावा वहां सऊदी अरेबिया में अपने लगभग 26 लाख भारतीय भाई बहन रहते हैं।
जो वहां काम करते हैं और देश में पैसा भेजते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सरकार के लिए सबसे ऊपर है। इसलिए अजय डोभाल का वहां जाकर सीधे सिक्योरिटी और ट्रेड के मुद्दों पर बात करना बेहद जरूरी था। और अब बात करते हैं पाकिस्तान, तो भाई साहब उनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि वो इस पूरे रेस में बहुत पीछे छूटे जा रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान गल्फ कंट्री के लिए अपने रिश्तों की बड़ी बड़ी बातें करता था, पर आज उनकी खुद की आर्थिक हालात ऐसी खराब हो गई है कि ना तो उनके पास ग्लोबल डिप्लोमेसी में कोई वजन बचा है और ना ही सऊदी अरेबिया जैसे बड़े देश को देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। सऊदी अरेबिया खुद अब भारत जैसे तेजी से आगे बढ़ते हैं और मजबूत इकोनॉमिक पावर के साथ अपने रिश्ते गहरे करने में लगा हुआ है। जब रियाद में भारत के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स बैठकर बड़े फैसले ले रहे हैं, तो पाकिस्तान बस देखता रह गया कि और इस पूरे डिप्लोमेसी में काफी पीछे छूट गया।